अच्छा दिखा ना। ठीक है। चलिए, होप करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है। और इसके पहले जितनी क्लासेस पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड किसी को कोई डाउट है? तो देखो, फंक्शन जो है ये हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिकॉज फंक्शन जब से स्टार्ट हो गया है तो ये आगे भी चलता रहेगा। ठीक है, मतलब आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो, आप हर एक चीज़ों को फंक्शन के थ्रू देख सकते हो। आप ग्रुप पढ़ते हो, वो भी एक स्पेशल काइंड का फंक्शन होता है। वेक्टर स्पेस पढ़ते हो, वहाँ पे भी फंक्शन से हम लोग देख सकते हैं। मेट्रिक स्पेस पढ़ते हो, वो भी फंक्शन ही है। होमोमॉर्फिज्म फंक्शन ही है। आप लोग मैट्रिक्स पे जाते हो, डिटर्मिनेंट पे जाते हो, सब फंक्शंस है। ठीक है, तो हम फंक्शन की हेल्प से बहुत कुछ चीज़ों को पढ़ सकते हैं। इसलिए हम फंक्शन को पहले अच्छे से पढ़ना होगा हमको। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पीछे की क्लास को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। वाइस जा रहा है ना? ऐसा तो नहीं हो रहा, लैग तो नहीं हो रहा वाइस? ठीक है। तो देखो, सबसे पहले कल हमने स्टार्ट किया था फंक्शन। तो फंक्शन में हमने डिफाइंड किया कि ए एंड बी क्या होना चाहिए, दो नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद हमने बोला कि एक कोई रूल मिलता है जिसके थ्रू ए के हर एक एलिमेंट क्या होंगे, बी के एलिमेंट से कनेक्टेड हो जाएंगे, वो भी यूनिकली। ठीक है, देन इट इज कॉल्ड अ फंक्शन। यही हमने बोला था। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं दो चीजें। अगर बी को हम लोग इम्पटी लेते हैं, बी को इम्पटी लेंगे तो क्या होता था, जो हमारा केस नॉट डिफाइंड होगा, फंक्शन होगा। वाई? बिकॉज ए का आप कोई भी एलिमेंट आप कहाँ पे मैप कर रहे हो, ये हमारे पास कोई आंसर नहीं है इसका। ठीक है, तो इसलिए हम इस केस में क्या कहते हैं, नॉट डिफाइंड। और जब ए हमारे पास इम्पटी होता है, तो अगर ए इम्पटी हो गया, इसका मतलब क्या हो रहा है, आप किस एलिमेंट को मैच करा रहे हो, इसका भी आपके पास कोई आंसर नहीं है। तो ये हमारे पास क्या होता है, मीनिंगलेस होता है। फिर हम लोग आते थे टर्मिनोलॉजी पे। टर्मिनोलॉजी मतलब कि फंक्शन जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें जो चीजें यूज होंगी उनको हम कैसे बताएंगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ पे देखो क्या होता था, एक्स से जो एलिमेंट वाई जुड़ रहा है, तो वाई को क्या बोलते थे हम लोग, इमेज बोलते थे ऑफ एक्स अंडर एफ। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई से। ठीक है। देन उसके बाद और क्या होता है, एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्री इमेज बोलते हैं ऑफ वाई अंडर एफ। ए क्या होता है, हमारा डोमेन होता है। बी क्या होता है, कोडोमेन होता है। ठीक है। एफ ऑफ ए क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल इमेजेस अंडर एफ। ठीक है, मतलब ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है उनकी इमेज हमने निकाला। तो जो कलेक्शन ऑफ ऑल इमेजेस है अंडर अंडर एफ, तो उसी को हम लोगों ने क्या बोला, रेंज सेट बोला। रेंज सेट ऑफ ए। और रेंज सेट हमेशा क्या होता है, बी का सबसेट होने का काम करता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक हम लोगों ने टर्मिनोलॉजी ये भी बताया था, हमने ये भी देखा कि जैसे हम लोग डोमेन के एलिमेंट्स को कैसे रख सकते हैं, एज अ मैन। एंड कोडोमेन के एलिमेंट्स को कैसे रख सकते हैं, एज बोर्ड्स। अब क्या होगा, एक आदमी एक बार में एक ही नाव पे चढ़ पाएगा, ऐसा तो होगा नहीं कि एक आदमी एक बार में दो नाव पे बैठा हो। ठीक है, तो एक आदमी एक बार में एक ही नाव पे बैठ सकता है। बट एक नाव पे क्या हो सकता है, एक से ज्यादा आदमी आके बैठ सकते हैं। तो सेम चीज फंक्शन में भी होता है। जो डोमेन का एलिमेंट है वो जा सकता है बहुत ज्यादा ज्यादा एक ही आदमी के पास। लेकिन एक से ज्यादा आदमी डोमेन के, या एक से ज्यादा एलिमेंट जो डोमेन के होते हैं, वो कोडोमेन के एक एलिमेंट के पास भी जा सकते हैं और एक से ज्यादा एलिमेंट के पास भी जा सकते हैं। ठीक है। और फिर हमने देखा कि अगर मान लो कोई सेट ए हो जिसकी कार्डिनलिटी एन हो, और कोई सेट बी हो जिसकी कार्डिनलिटी एम हो। ठीक है। देन टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी क्या होता है, एम टू द पावर एन होता है। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखो ऐसे करके क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, ये भी डिनोट करने का काम करते हैं। अब इतने में किसी को कोई डाउट हो तो पूछो भाई।
या कोई अपना, ठीक है आगे बढ़े हम। देखो फिर हम लोगों ने क्या क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल्स देखा फंक्शंस के। उसमें क्या क्या हमने देखा, पहले हमने क्या लिखा, पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल में आपके पास देखो कौन कौन से फंक्शन बन सकते हैं। एक आपके पास कांस्टेंट बन सकता है, अभी मैं उसको लिख दूंगा अलग से। एक लीनियर भी बन सकता है। फिर उसके बाद क्या बन सकता है, क्वाड्रेटिक भी बन सकता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। फिर उसके बाद क्यूबिक भी बन सकता है, ठीक है, ऐसे सो ऑन बनता चला जाएगा। फिर हमने क्या बोला, साइन एक्स कॉस एक्स। फिर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एक्स एंड, मतलब सॉरी, जो हमने एक से लेकर चार तक जो फंक्शंस डिफाइन किया उनके लीनियर कॉम्बिनेशन को बताया। फिर हमने एक कॉम्पोजिशन के थ्रू बताया। और ये जितने भी फंक्शन हमारे बन रहे सब आर से आर के ऊपर बन रहे हैं, ठीक है। तभी ये जितने फंक्शन हैं सब आर से आर के ऊपर बन रहे हैं। फिर हमने कुछ नंबर 9 फंक्शन जो डिफाइन किया वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था, जिसको लीस्ट इंटीजर फंक्शन भी बोलते हैं, सॉरी फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं। देन उसके बाद हम लोग किस पे गए, लिस्ट इंटीजर फंक्शन पे। फिर सिग्नम फंक्शन पे गए। फिर मॉड फंक्शन पे गए। उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पे गए। फिर डिरिचलेट फंक्शन। फिर इंडिकेटर फंक्शन, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। अभी तक हम लोगों ने इतने फंक्शंस के बारे में देखा। इसके आगे कंटिन्यू करें। देखो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन कुछ खास है नहीं। हम लोग क्या करते हैं, कोई एक मैप डिफाइन कर रहे हैं, वो जानते तो क्या हो रहा है यहाँ पे, एफ ए बन रहा है। ए मतलब क्या हो रहा है, इस सेट ए के ऊपर वो डिफाइंड होने का काम कर रहा है, कि जब एक्स जो है ए में बिलोंग करेगा तो ये 1 आ जाएगा, अदरवाइज क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा जब एक्स ए में बिलोंग नहीं किया। ये कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है। जैसा कि आप लोगों ने डिरिचलेट फंक्शन पढ़ा था, तो ऐसे ही समझ सकते हो, इसका एक एग्जाम्पल है डिरिचलेट फंक्शन। यहाँ तक सबका क्लियर है, बताइए आप लोग। देखिए नंबर 16 पे हम लोग आते हैं, कांस्टेंट फंक्शन, जो कि पॉलिनोमियल के अंदर ही आता है, कांस्टेंट फंक्शन। देखो अगर किसी को कहीं पे डाउट हो तो पूछे भाई, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए, ए क्या होगा, कोई फिक्स नंबर होगा। 16 के बाद हम लोग 17 पे आते हैं। कांस्टेंट के बाद हमारे पास क्या बनाते हैं हम लोग, इसको हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन हमेशा जानते हो कब डिफाइन होगा, जब आपका डोमेन और कोडोमेन दोनों सेम रहे हैं, अदरवाइज आइडेंटिटी फंक्शन डिफाइन नहीं कर पाएंगे हम लोग। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब इसके बाद 18 पे हम लोग आ जाते हैं, पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन, पीस वाइज फंक्शन मतलब क्या होगा, फंक्शन को हम लोग ब्रेक करेंगे छोटे छोटे पार्ट में, ठीक है। जैसा कि आप लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन देखा, डिरिचलेट फंक्शन देखा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखा, मॉडुलस फंक्शन देखा, सिग्नम फंक्शन देखा, ये सब क्या है, पीस वाइज फंक्शन ही है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, बस ब्रेक करने का काम करते हैं। वो सेट्स के ऊपर ब्रेक हो रहे हैं। यहाँ पे भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, एक्स क्यूब एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू, सॉरी लेस देन 0। तो देखो टोटल हमने 18 फंक्शंस के बारे में पढ़ा, जो कि डिफरेंट काइंड के हैं। अब इसके अलावा हमारे पास क्या होते हैं, हाइपरबोलिक फंक्शंस होते हैं, जैसे साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो हम सीधे लिख दे रहे हैं, हाइपरबोलिक फंक्शंस में क्या होगा, साइन हाइपरबोलिक एक्स। उसके बाद क्या होगा, कॉस हाइपरबोलिक एक्स। फिर tan हाइपरबोलिक एक्स। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, ऐसे करके आप कॉट हाइपरबोलिक, कोसेक हाइपरबोलिक और सेक हाइपरबोलिक, इन सबको भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। देखो जो ये फंक्शंस हम दिखा रहे हैं, ऐसे नहीं है कि हम सिर्फ ऐसे नॉर्मली लिखा दिए, इनका यूज है।
इनको आगे हम बताएंगे कि अगर आप इनको ऐसे ही आप सीरियल वाइज याद करते हो तो आगे इनको कैसे आप लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी में कैसे ये सब हेल्प करेंगे। ठीक है, देन इसके बाद हमारे पास आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बट वो सब क्या होता है, आर से आर पे डिफाइंड होगा कि नहीं होगा, उसके लिए हमको देखना होगा। ठीक है, जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं, क्या वो आर से आर पे डिफाइंड है? टेन इनवर्स एक्स तो आर से आर पे डिफाइंड है। हाँ, टेन इनवर्स एक्स आर से आर पे डिफाइंड है या नहीं? ये नहीं, कौन? टेन इनवर्स एक्स? नो, टेन इनवर्स एक्स जो होता है हमारा वो आर से आर पे डिफाइंड है, बट साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स ये डिफाइंड नहीं है। ठीक है, इसलिए हम कुछ फंक्शंस को नहीं लिख रहे हैं, बट आप अगर से इतने फंक्शंस को थोड़ा अच्छे से स्टडी कर लेते हो, डील कर लेते हो, तो आपसे बहुत सारे क्वेश्चन इजीली लग जाएंगे, आप देखोगे और टिक हो जाएगा। ठीक है, इन सब फंक्शंस को आपको अच्छे से देखना है। इसके बाद हमारे पास जो आता है जैसे कि 1/x, 1/x³ ये क्या आर से आर पे डिफाइंड हो सकता है? 1/x नहीं होगा ना, क्यों? जीरो पे प्रॉब्लम करेगा ना, हमको जीरो नहीं होना चाहिए एक्स, इसलिए आर से आर पे डिफाइंड नहीं होगा। इसलिए अभी हम कुछ एग्जांपल्स को नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ उन्हीं फंक्शंस को देखें जो कि आर से आर पे डिफाइंड हो रहे हैं। ठीक है, आगे चल के हम इन फंक्शंस को और डीपली पढ़ेंगे। यहाँ तक कोई डाउट हो किसी का तो बोलो भाई। आगे बढ़े। देन अब हम लोग आते हैं ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ फंक्शन। देखो, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ फंक्शन क्या है? हम लोग देखो सिंपली ऐसे समझते हैं कि अगर हमको कोई ग्राफ दिया है, क्या उसको देख के हम लोग बता सकते हैं कि वो फंक्शन है या नहीं है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमको एक ग्राफ ये दिया है, अच्छा एक मिनट पहले बना ले फिर दिखा। अभी दिखा, एक ये दिया है, एक हमारे पास ये है। अब इनमें से हमको ये देखना है कि कौन सा फिगर फंक्शन बनाएगा और कौन सा फिगर फंक्शन नहीं बनाएगा। क्या किसी को कोई आइडिया है? हाँ, और बाकी लोगों को? उसी जी ने एकदम सही बताया। और बाकी लोग? हम्म, हाँ, एक्स की एक वैल्यू पे वाई की एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए। और अच्छा, तो और कोई सेकंड वाला फंक्शन बनाएगा और फर्स्ट और थर्ड? हाँ, एकदम सही खुशी जी ने बताया। और किसी को कोई आइडिया है? देखो, जब हमको स्क्रीन फिर नहीं दिख रहा है क्या? अभी ये नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से लगता है हो रहा है ऐसा। ठीक है, आ गया ना? देखो, जब हमको ऐसा कंसेप्ट यूज क्यों कर रहे हैं, क्यों ऐसा बना रहे हैं, उसको पहले समझ लेते हैं। देखो, जैसे जो आपके एक्स एक्सिस होता है, ये क्या करता है, ये डोमेन को रिप्रेजेंट करता है, डोमेन को। ठीक है, और जो वाई एक्सिस होता है, ये क्या करता है, को डोमेन को रिप्रेजेंट करता है। हम देखो इधर एक्स और एक्स डैश करके बना दे रहे हैं ताकि आपको क्लियर रहे, क्योंकि आप लोग ऐसे ही देखते हैं ना। तो ये हमारे पास ओरिजिन होता है, तो क्या होता है, ये को डोमेन को बना रहा है हमारा, और ये डोमेन को। तो अब देखो, जैसे अगर हमको यहाँ पे एक्स पे कोई एक वैल्यू मिल रहा है वाई, वो यहाँ पे कहीं पे होगा, या कहीं पे भी जो भी उसकी वैल्यू दी रहेगी वो हम रखते हैं। एक्स के लिए एक वैल्यू मिलेगा, वो वाई हमको मिला, वो जहाँ पे आया उसको हमने लिख दिया। ठीक है, हो सकता था नीचे भी मिल जाता, यहाँ पे भी मिल जाता, यहाँ पे मिल गया। ठीक है, और जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो ऐसे अलग अलग एक्स के लिए जो जो पॉइंट मिलते हैं सबको हम लोग पहले रखते जाते हैं,
देन हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे दिख रहा है सबको, ये अलग से बना के हम बताएं, यहाँ जो ऊपर बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखो हम लोग करते क्या है, जैसे एक्स एक्सिस पे एक एक पॉइंट रखते जाते हैं और उसी के रिस्पेक्ट में हमको क्या करते हैं, वाई की वैल्यू आती जाती है, देन उसको हम लोग मिला के एक ग्राफ को ड्रा करने का। अब क्या होता है कि जैसे हमने एक्स जैसे ऐसे रैंडमली एक सीधा पॉइंट इस एक्स के लिए खींचा पैरेलल लाइन, तो क्या करेगा, जो इसकी इमेज आ रहा है उस पॉइंट को ग्राफ को जाके कट करने का काम करता है। ठीक है, जैसे अगर आपको हम दिखाएं दिखाएं अगर जैसे x इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 1, ये दोनों पॉइंट कहाँ पे मिलेंगे, अगर हम ऐसे देखा जाए इन दोनों का जैसे 1,1 करते हैं, तो देखो क्या होगा, ये y इज इक्वल टू 1 के लिए एक लाइन जाएगा और एक ये क्या होता है, x इज इक्वल टू 1 के लिए एक लाइन जाता है, और ये यहाँ पे कट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे मिल रहे हैं, तो ये हमारा क्या हुआ कि x के लिए y की वैल्यू आ गई इस एक पार्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, ऐसे अलग अलग पॉइंट पे निकालेंगे तो अलग अलग वैल्यू आएगी। बट अगर ऐसा हो x इज इक्वल टू 1 पे एक ये 1 आया और x इज इक्वल टू 1 पे अगर मान लो एक हमारे पास y इज इक्वल टू -2 या कुछ भी मिलता है ऐसा और मिल जाता, तो -2 यहाँ कहीं पे आता। अब इस पैरेलल लाइन को अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो ये देखो इसको यहाँ पे भी कट कर रहा है, यहाँ पे भी कट कर रहा है, और y इज इक्वल टू -2 को यहाँ पे भी कट कर रहा है, दो जगह कट कर रहा है ना। और कौन सा पॉइंट, ये x इज इक्वल टू 1 पॉइंट पे जो पैरेलल लाइन हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये x है ये दो पॉइंट से जुड़ गया है, एक 1 से जुड़ा है और एक -2 से। बट फंक्शन हमको क्या बोलता है, फंक्शन हमको बोलता है कि डोमेन का एक पॉइंट वो डोमेन के एक ही पॉइंट से कनेक्ट हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, और डोमेन को हमने x एक्सिस पे दिखाया है, इसका मतलब जो ये x था अगर ये फंक्शन बनाना चाहेगा तो इसको एक ही पॉइंट से कनेक्ट होना चाहिए था, या तो 1 से या तो -2 से। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल लाइन का कंसेप्ट यूज करते हैं कि y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे और कहीं पे भी खींचेंगे वो ग्राफ को कितनी बार कट करना चाहिए, एक ही बार कट करना चाहिए। एक बार कट करने का मतलब कि उसकी जो इमेज आ रही है वो एक ही आ रही है। ठीक है, तो अब हम आते हैं इन ग्राफ्स पे, तो देखते हैं पहले थर्ड पे आएंगे, तो देखो इधर हम देखेंगे तो एक ही बार कट कर रहा है, यहाँ खींचेंगे पैरेलल लाइन एक ही बार कट कर रहा है, बट हमको दिक्कत कहाँ पे होगी वही हमको देखना है। तो दिक्कत हमको कहाँ पे होगी, यहाँ पे। और हम जब ऐसे देख रहे हैं ग्राफ्स को तो हमेशा हमको यही देखना है कि हर जगह पे एक ही बार कट करना चाहिए, और कहीं पे भी एक से ज्यादा कट कर रहा है तो वहां पे मतलब वो क्या हो जाएगा, फिर फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो एक पैरेलल लाइन मैंने ड्रॉ किया और एक ग्राफ को कितनी जगह पे कट कर रहा है, एक एक दो जगह पे, इसलिए यहाँ पे x की जो इमेज आएगी वो दो इमेज आएगी, इसको y1 बोल देते हैं, इसको y2 बोल देते हैं। तो f ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1, f ऑफ x इज इक्वल टू y2, और जबकि y1 y2 आपस में इक्वल नहीं है, तो इस तरीके से जो ये आपका थर्ड फिगर है ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब इसी तरीके से आप यहाँ पे थोड़ा सा देखना चाहोगे, नॉर्मली तो ऐसे आपको लग रहा है कि फंक्शन है, बट यहाँ देखोगे ये लाइन जब ड्रॉ करोगे तो ये कंसेप्ट को हमारा मिस यूज कर रहा है। इसी को मैं अगर थोड़ा साइज बढ़ा दूं तो ऐसा कुछ है, तो ये भी हमारा वन भी फंक्शन नहीं बनाएगा, बट देखने के अकॉर्डिंग आप लोग कह सकते थे। और यहाँ पे देखो आप कहीं भी पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए वाई एक्सिस के, ये हमेशा क्या करेगा, ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या फंक्शन है। इतने में किसी को कोई डाउट है कि क्यों हम पैरेलल लाइन खींच रहे हैं और कैसे हम देखेंगे कि कौन सा फिगर जो है फंक्शन है या नहीं है, बताइए आप लोग। क्लियर हो गया सबको। तो ये बताइए आप लोग, ये फंक्शन है या नहीं। नहीं है ना, सबको क्लियर है जितने लोग जुड़े हैं, कोई तो ऐसा नहीं है ना कि जिसको ये फंक्शन लग रहा है। हाँ ठीक है, हाँ अब देखो
हम लोग कभी कभी फंक्शन की डिफिनीशन ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि अ मैप एफ ए टू बी इज कॉल्ड फंक्शन इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू y1 and f of x is equal to y2 implies that y1 is equal to y2। मे बी सम क्वेश्चन ऐसा आ सकता है या कुछ बुक्स में आप ऐसी डिफिनीशन देख सकते हो कि फंक्शन की डिफिनीशन उन्होंने ऐसे लिखाया है, तो इसका भी मतलब वही सेम ही है कि क्या हो रहा है, x जो है यूनिकली कनेक्टेड हो रहा है। ठीक है, अगर मान लो x दो एलिमेंट से कनेक्ट होता है तो उन दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम आते हैं थोड़ा सा आगे वन वन फंक्शन पे। वन वन फंक्शन, अ फंक्शन क्या ऐसे लिख देता हूँ, एफ ए टू बी इज कॉल्ड वन वन फंक्शन या मैप इफ f of x1 is equal to f of x2 implies that x1 is equal to x2। ठीक है, ये देखो हमारे पास फर्स्ट वे है डिफाइन करने का, और दूसरा भी हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, दूसरा हम लोग ऐसे बोल सकते हैं। ठीक, ये समझ में आ रहा है ना किसका माइक चल रहा है, ऑफ कर दीजिए सुधा जी, माइक ऑफ। ठीक है, तो अगर कोई मैप है ए से बी पे, इसको वन वन फंक्शन बोलेंगे। कब बोलेंगे, जब अगर से ऐसा होता है एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू इम्प्लाइज दैट एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। ठीक है, और दूसरी तरीके से हम लोग ऐसे भी बोल सकते थे, नो टू एलिमेंट्स ऑफ डोमेन कनेक्टेड विद सेम एलिमेंट। ठीक है, अब हम वन वन फंक्शंस के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक, तो वन वन फंक्शन के एग्जांपल्स देखने का मतलब क्या है, हमको ऐसे प्रूफ करना होगा कि वन वन फंक्शन है कौन, और किसी को कोई तरीका आ रहा है कैसे डिफाइन कर सकते हैं वन वन फंक्शन को। हाँ, थर्ड वे हमारे पास क्या आएगा, ग्राफ के थ्रू। ग्राफ वाला भी पहले हम नॉर्मल एग्जांपल देख करके देन ग्राफ के थ्रू जाते हैं। और कोई तरीका, हाँ, ये भी हमारे पास अच्छा तरीका है कि अगर x1 x2 के इक्वल नहीं है देन उनके इमेज भी इक्वल नहीं होंगे, ये भी तो वन वन ही होगा। तो ये सब तरीके समझ में आ रहा है सबको कि नहीं। इफ x1 नॉट इक्वल टू x2 implies that f of x1 नॉट इक्वल टू f of x2। ये भी हमारा वन वन फंक्शन डिफाइन करने का तरीका है। ठीक है, बट वन वन फंक्शन डिपेंड किस पे करेगा, जस्ट ओनली फंक्शन पे और भी कुछ चीज़ों पे, बताइए आप लोग। वो हमारा डिपेंड करेगा डोमेन पे भी। जो वन वन फंक्शन है वो हमारा किस पे डिपेंड करेगा, डोमेन पे भी। क्यों, कोई फंक्शन हाँ वन वन है तो हम सिर्फ फंक्शन से ही नहीं, डोमेन को भी देखना होगा हमको। अभी हम ऐसे एग्जांपल्स पढ़ेंगे जो कि किसी डोमेन पे वन वन होगा और किसी डोमेन पे वन वन नहीं होगा। ठीक है, तो पहला मैं एक मैप डिफाइन करता हूँ आर टू आर, सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये बताइए वन वन है कि नहीं है, हाँ है ना। देखिए कैसे हम लोग करेंगे यहाँ पे प्रूफ। हम लोग पहले ऐसा करते हैं
देखो कभी भी कोई भी मैप दिया हो, अगर से आपको उसको 1 1 करना है, आपको सिंपली क्या करना है, आप F1 और F2, मतलब एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 लीजिए, फिर जो मैप डिफाइन है उसमें रखिए, फिर अगर वो आपस में इक्वल हो जाते हैं, मतलब x1 इज इक्वल टू x2 आ जाता है, देन वो 1 1 होगा। ठीक है, यही हमको देखना रहता है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x1 इज इक्वल टू x2। ठीक, अब दूसरा हम आते हैं मैप पे, FR2R एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 5। ये बताइए 1 1 है कि नहीं है? कोई बता सकते हैं इसको? 1 1, 1 1 है ना। इनफैक्ट हम अगर ऐसी बात करें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू AX + B, देन ये भी 1 1 होने का काम करेगा ना, ये 1 1 हो जाएगा। अब चौथा मैं डिफाइन कर रहा हूं, FR2R सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x²। क्या ये 1 1 है? नहीं है। क्यों नहीं है? हाँ, एक एक्स पे दो वैल्यू आएगा या दो वैल्यू पे एक एक रिजल्ट आएगा, ये बताइए। हाँ, दो वैल्यू पे एक रिजल्ट। देखो अब हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो हमको अपने स्टेटमेंट को इम्प्रूव करके बोलना है। ठीक है, जो स्टेटमेंट कहीं से गलत ना हो, स्टेटमेंट वही होता है जो या तो ऑलवेज ट्रू होगा या तो फॉल्स होता है, उसमें एम्बिग्विटी नहीं होती है कि कहीं ट्रू हो कहीं फॉल्स हो। तो बोलिए इसको कि क्या दो वैल्यू पे सेम रिजल्ट देगा, तो इसलिए ये 1 1 नहीं है। वो दो वैल्यूज क्या क्या है, एक -a ले लीजिए और एक +a ले लीजिए। अच्छा ठीक है, अब मैं इसी मैप को यहाँ से डिफाइन करता हूँ, एफ 0 टू ओपन इन्फिनिटी टू R। अब बताइए क्या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x²। अभी ये 1 1 होगा कि नहीं होगा? हाँ, 1 1 है। कितने लोगों को लगता है 1 1 है और कितने लोगों को लगता नहीं है? सबको लगता है ना। ठीक है, एक्सप्लेन करने के लिए हम रहने देते हैं। ठीक, तो अभी हम एक क्वेश्चन आपको देते हैं सॉल्व करने के लिए, जरा इसको देखते हैं कैसे आप लोग करते हैं। तो भी आप लोग कीजिए भाई। हाँ, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। दिख रहा है सबको क्वेश्चन, या इसको थोड़ा और जूम आउट करें, जूम इन करें? दिख रहा है ना? ठीक है, तो आप लोग बताइए ये फंक्शन कैसा होगा। देखिए पहले हम क्वेश्चन को डिफाइन कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। लेट एन, एन इज इक्वल टू क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, बी दी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर्म फ्रॉम एन क्रॉस एन टू एन आर इंजेक्टिव। मतलब क्या हुआ, एफ कोई मैप डिफाइंड हो रहा है एन क्रॉस एन से एन पे, तो वो इंजेक्टिव है कि नहीं हमको यही बताना है। अब वो देखो मैप जो है बदल रहा है टाइम टाइम पे, चार मैप हमको डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में हम लोग चार एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं कि कौन सा 1 1 होगा और कौन सा 1 1 नहीं होगा। तो आई थिंक आप लोगों ने ग्रुप में भी इसको सॉल्व किया था, तो आप लोगों को पता होगा आंसर, तो कौन कौन सा 1 1 है और कौन कौन सा 1 1 नहीं। अच्छा, एक 1 1 है और बाकी सारे 1 1 नहीं है। अच्छा, और कोई?
बस यही था हमारे पास। सबका आंसर यही है। अब पहले तो हमको ये समझना होगा एन क्रॉस एन दिखेगा कैसे। ये सब देख रहे हो, सबको समझ में आ रहा है कोई एन कर के एन क्रॉस एन कैसे दिखेगा। ये देखो कैसा दिखेगा, ए कॉमा ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी टाइप का, सच दैट ए बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड बी बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अच्छा, अगर जैसे मान लो 1 2 है और 2 1, क्या ये दोनों सेम है? नहीं है ना, ऑर्डर पेयर में क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम होने चाहिए। तो खुशी जी ने आंसर किया है कि ए वाला 1 1 है और बाकी सारे 1 1 नहीं है। तो अगर जो 1 1 नहीं उनके लिए काउंटर एग्जाम्पल बताइए भाई हमको आप। और जिन लोगों को लगता है कि ये किसके इसके लिए इस कोई भी नंबर आप ले लीजिए, बिकॉज ये देखो सिमेट्रिक हो रहा है। सिमेट्रिक मतलब क्या है, जैसे एम कॉमा एन है ना, अब मैं क्या कर रहा हूं, एम की जगह पे एन रख दे रहा हूं और एन की जगह पे एम। अगर दोनों तब भी सेम आ जाए तो मतलब इसका मतलब क्या होता है, सिमेट्रिक होता है इसके लिए, तो वेरिएबल के लिए। तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों ही केसेस में क्या होगा, इस पहले केस में एम एन, जैसे मैं इसके लिए कर रहा हूँ, क्या होगा एम एन प्लस एम प्लस एन। और दूसरे केस में क्या होगा, एन एम प्लस एन प्लस एम। ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ठीक है, सिमेट्रिक हो गया, तो फंक्शन 2 1 1 नहीं होगा। ठीक है, सबको ये समझ में आ रहा है। हम्म। और दूसरे के लिए क्या है, सी के लिए क्या एग्जाम्पल आएगा, बताइए, काउंटर एग्जाम्पल बोलना होगा ना। किसी को कोई आंसर आ रहा है? श्रेय, हम बता रहे हैं। हाँ, क्या हुआ? सी और डी भी, वही तो हम आप लोगों से पूछ रहे हैं, अभी तो हमने कुछ बताया ही नहीं, हमने तो यही पूछ रहे हैं कि कौन 1 1 है कौन नहीं है। देखो मैथ में अगर से आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, लगने से नहीं होता है, आप परफेक्टली आंसर बताइए, मतलब कि काउंटर एग्जांपल दीजिए कि इसलिए ये 1 1 नहीं है, और अगर 1 1 है तो प्रूफ दीजिए। देखिए हमको दो चीजें सीखनी है, पहला क्या है, प्रूफ करना है, अगर कोई चीज सही है तो उसको प्रूफ करना है। दूसरा क्या होगा, काउंटर एग्जाम्पल, अगर कोई चीज गलत है तो उसके लिए हमको काउंटर एग्जाम्पल देना होगा। ठीक है, काउंटर एग्जाम्पल मतलब कि जो उसको डिस्कार्ड कर रहा हो। तो खुशी जी, ये सी का आप बताइए एग्जाम्पल। तो 1 0 तो ऐसा नहीं हो पाएगा ना, तो ऐसा तो हम नहीं ले पाएंगे, तो फिर क्या ये 1 1 हो जाएगा? अगर से हमको एग्जाम्पल नहीं मिल रहा तो हम कुछ अभी बोल नहीं सकते ना, या तुमको प्रूफ मिल जाए तो सही है। अच्छा, मैं एक दे रहा हूँ पेयर, 3 2 एंड 4 1, इन दोनों की इमेज सी के लिए निकालिए। सभी लोग निकालिए, देखिए क्या आता है। 1 3। अच्छा, इन पे चेक कीजिए जो वैल्यू हमने दिया है, और बाकी सबने सॉल्व किया, कितनी आई वैल्यू इसकी? 17। सुदीप, सुधा कितना आया वैल्यू? उम्मे हबीबा खान, आप बताइए कितना है वैल्यू? और राम, आप बताइए कितनी वैल्यू आई, राम श्रीवास्तव? 17 आया ना।
तो देखो दो अलग अलग नंबर्स हमारे पास हैं, बट उनकी इमेज क्या हो रही है, सेम हो रही है। मैं ऐसे कहूँ f3 ऑफ 3,2 इज इक्वल टू f3 ऑफ 4,1। क्या ये 1 1 मैप बनेगा? आप लोग बताइए। नहीं बनेगा ना, तो हमारे पास ऑप्शन सी भी डिस्कार्डेड हो गया। अब आते हैं ऑप्शन ए, तो बताया कि सही है, ठीक है। ऑप्शन डी के लिए कोई काउंटर एग्जाम्पल मिला? हम ढूंढ रहे थे तो हमको नहीं मिला था। आप लोग बताइए, मिला कोई एग्जाम्पल जो कह रहे हैं कि डी ऑप्शन सही नहीं है? हम्म। तो कोई बोलिए भाई, आप लोग मिला हो तो बताइए, हाँ मिला है, नहीं मिला है तो कोई बात नहीं, हमको तो नहीं मिला है। आप लोगों को मिला है किसी को? नहीं मिला ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है, कभी कभी होता है, बच्चे लोग बहुत अच्छा सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं हम लोग। देखो अगर काउंटर एग्जाम्पल की बात पे जब हम लोग आते हैं, और बनता कैसे काउंटर एग्जाम्पल, पहले हम सी के लिए बता दें कैसे एग्जाम्पल बना हमारा काउंटर एग्जाम्पल। देखो आप सिंपली क्या करो, जो हमारे पास डिफिनीशन है, ऐसा तो है नहीं कि हम लोग अपने मन से जबरदस्ती कुछ लिख लेंगे या अचानक से ऐसे नंबर हमारे मन में आ जाएगा। जो हमको डिफिनीशन दी है उसको रखते हैं, f3 ऑफ m1 कॉमा n1, फिर f3 ऑफ m2 कॉमा n2। हम ये चाहते हैं ना आप लोग को काउंटर एग्जाम्पल बनाना है, अदरवाइज सॉल्व तो हम करा ही देंगे, बट एग्जाम्पल कैसे बन सकता है ये देखिए आप लोग। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, क्या हो जाएगा, m1 स्क्वायर प्लस n1 क्यूब, m2 स्क्वायर प्लस n2 क्यूब। अब क्या होगा, इन दोनों टर्म को एक साइड करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर इन इक्वल टू n1 क्यूब माइनस n2 क्यूब, ठीक है। तो अब यही से हमको ऐसा सोचना होगा कि ऐसे कोई दो नंबर ले जिनके स्क्वायर का अगर हम डिफरेंस निकाले, फिर ऐसे दो नंबर ले जिनके क्यूब का हम लोग डिफरेंस निकाले, तो हमारे पास सेम आंसर बन जाए, तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो ऐसा ही कुछ हमने किया और ये आंसर हमको मिल गया, समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे दो नंबर लेने जिनके जिनके स्क्वायर का डिफरेंस और जिनके क्यूब का डिफरेंस, मतलब चार नंबर हमारे पास आएंगे, सेम बन जाए। तो देखो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर करोगे, ठीक इसी तरीके से 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर करोगे, फिर आंसर आप लोग देख लीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको हमारी बातें। यहाँ पे n2 रहेगा, यहाँ पे n1 रहेगा, और थोड़ा सा और फैक्टराइजेशन करोगे तो हो सकता है थोड़ा और सॉल्यूशन मिले। अब इसी तरीके से हम लोग आते हैं डी के लिए। डी क्या कह रहा है, f4 है ना, ऑफ m1 कॉमा n1 इज इक्वल टू f4 ऑफ m2 कॉमा n2। ये होगा, अब हम वैल्यू को पुट करते हैं, क्या हो जाएगा, m1 स्क्वायर n1 क्यूब, m2 स्क्वायर n2 क्यूब। यहाँ तक तो सही है ना, किसी को कोई डाउट नहीं है ना। अब हम क्या कर, हाँ क्या, 8,1 1,4। अच्छा, हाँ एकदम सही आपने लिया है। 8,1, 8 8 जा 64, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो बहुत अच्छा, समझ में आ रहा है आप लोगों को। यहाँ पे क्या हुआ, 8,1 एंड 1,4, आंसर मिल जाता हमको इजिली, ठीक है।
तो ठीक इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ऐसे दो नंबर्स हमको लेने हैं, या यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, आपस में थोड़ा सा और चेंजिंग कर सकते थे। ठीक है, जैसा कि इधर इन्होंने किया, क्या किया, n1 क्यूब अपॉन m2 स्क्वायर, n2 क्यूब अपॉन m1 स्क्वायर। ठीक है, बाकी भी नंबर्स को हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते थे। यहाँ पे जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, m1 स्क्वायर माइनस n2 क्यूब भी कर सकते हैं, और इसको इधर ले जा सकते हैं। तो ऐसा भी देख सकते हैं कि दो ऐसे कोऑर्डिनेट चूज करें जिनका मतलब डिफरेंस इक्वल हो रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो कैसे, ये दोनों कब आपस में इक्वल होंगे, जब दोनों की वैल्यू क्या हो जाए, 1 के इक्वल ही हो जाए, तभी तो इक्वल होंगे ना। क्योंकि देखो ए भी नेचुरल नंबर है, ए भी नेचुरल नंबर है, तो अगर दोनों का डिवाइड, अगर कोई सेम वैल्यू आ जाए, लैम्डा आ जाए, तो हमारा काम बन जाए। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे भी मान सकते हैं, या यहाँ पे थोड़ा सा और भी चेंज कर सकते थे, ऐसे ही रख ले, कोई दिक्कत नहीं हमको, m1 अपॉन m2, या अलग अलग ही पावर रहने देते हैं ऐसे ही। ठीक है, तो यहाँ से देखो हम लोग नॉर्मली क्या कर सकते हैं, ऐसे काउंटर एग्जाम्पल अपने मन से बना सकते हैं। इसी के तरीके हम लोग जाएंगे, फिर वो क्या करेगा हमारा कि कोई ना कोई, एक मिनट आपको समझाना क्या चाह रहे हैं हम, क्या हो गया। ठीक है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे कोई एक ऐसी वैल्यू लेनी है कि जो कि क्या, दो नेचुरल नंबर के रेशियो के इक्वल हो जाए, तभी तो ऐसा पॉसिबल होगा। और यहाँ से हम लोग इनको सॉल्व करेंगे और ट्राई करेंगे कि कुछ ऐसा एग्जाम्पल मिले। बट पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ट्राई ऐसा ही करेंगे कि हमको नॉर्मली कोई आंसर मिल जाए, ऐसे जैसे इन्होंने देखा 8,1 1,4। ठीक है, बट अगर ऐसा नहीं मिलता तब हम लोग इन सारे अप्रोच पे जाएंगे और कुछ ना कुछ हिंट हमको मिलता है, देन हमारे पास न्यू एग्जाम्पल्स आते हैं। ठीक है, अब आते हैं ऑप्शन ए पे। अगर ये सही है तो इसको हमको प्रूफ करना होगा ए को। तो और देखो एक चीज और है, जब ऐसे आ जाएगा 4 नंबर पे डिपेंडेंट हो जाए, तो ज्यादातर चांसेस होते हैं कि कुछ ना कुछ नंबर एग्जिस्ट कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम कोई एक रूल क्लियरिटी के साथ नहीं बता सकते। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम लोग एग्जाम्पल्स को देखने का काम करते हैं कि ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं या नहीं। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो भाई अभी तक का। अब आते हैं ऑप्शन ए पे। ऑप्शन ए क्या है, एफ ऑफ एम कॉमा एन इज इक्वल टू 2 टू द पावर m 3 टू द पावर n, यही है ना। अब बताओ इसको अगर हमको चेक करना 1 1 है कि नहीं है, कैसे चेक करेंगे बताइए। पहले तो हम वही चीज करेंगे ना, m1 कॉमा n1 एफ ऑफ m2 कॉमा n2, यही चीज करते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली यहाँ पे जाने का काम करेंगे। क्या होगा हमारे पास, ये क्या होगा, 2 की पावर m1 3 की पावर n1 2 की पावर m2 3 की पावर n2। अब क्या करते हैं, अब हम लोग इधर लाके इसको डिवाइड करते हैं, क्या होगा, 2 की पावर m1 माइनस m2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 की पावर n2 माइनस n1। अब देखो ये भी जो इन दोनों का डिफरेंस होगा, नेचुरल नंबर या तो इंटीजर्स आएगा, वही सेम चीज इन दोनों का भी डिफरेंस इंटीजर ही आएगा। ठीक है, तो बताओ अगर जैसे 2 के पावर कोई इंटीजर हो और 3 के पावर कोई इंटीजर हो, तो ये दोनों नंबर्स कब आपस में इक्वल हो सकते हैं बताइए। जैसे मैं मान लूं कि हमारे पास एक इंटीजर ए हो, एक इंटीजर बी हो, और दोनों आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, हाँ, देन ए की पावर अगर m हो और इक्वल टू बी की पावर n हो, ये कब पॉसिबल हो सकता है, ओनली कब,
ये दो, सॉरी, ये ए और बी क्या हो, नेचुरल नंबर हो, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल ही है ना 2 और 3। तो कब ये पॉसिबल हो सकता है, बताइए आप लोग। जो कि सुदीप ने अभी बोला, कब हो सकता है पॉसिबल, जब दोनों ही क्या हो, जीरो हो। बेस सेम हो, बट बेस तो सेम नहीं है ना। अब पावर, अगर बेस सेम नहीं है, पावर सेम होगा तो भी आंसर गलत आएगा, इक्वल तो नहीं आएगा। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, पावर जीरो होना चाहिए ना। तो पावर जीरो होने का मतलब क्या होना, ये 1 होना चाहिए। पावर जीरो तभी तो होगा ना। इम्प्लाइज डेट क्या होगा, m1 माइनस m2। कब ये 2 की पावर m1 माइनस m2 1 हो सकता है, जब ये जीरो हो जाए, m1 माइनस m2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, m1 इज इक्वल टू m2। ठीक इसी तरीके से n2 इज इक्वल टू n1। ठीक है, देखो जब हम काउंटर एग्जाम्पल बनाते हैं, पहले देखो हमारा तरीका होता है ये प्रूफ करने का। ठीक है, अगर हम प्रूफ नहीं कर पा रहे, जैसे यहाँ पे आके हम रुक जा रहे हैं, अब देखो यहाँ से कुछ हम क्लियरिटी के साथ नहीं बोल पा रहे हैं ना, कि कौन सी कंडीशन लग सकती है, यहाँ पे हम कोई क्लियरिटी के साथ चीजें नहीं बोल पा रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम प्रूफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो हमको काउंटर एग्जाम्पल ढूंढने की जरूरत है। बट यहाँ पे देखो हम क्लियरिटी के साथ बोल रहे हैं, m1 माइनस m2 इज इक्वल टू जीरो, n1 माइनस n2 इज इक्वल टू जीरो। समझ में आ रहा है ना सबको। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्लियरिटी के साथ रुकेंगे और प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो देखो ऐसे एग्जाम्पल, देखो इसको हम कह रहे थे कि हम ढूंढ रहे थे, हमको नहीं मिल रहा था, बट इनको देखो खुशी खान को इजिली मिल गया है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जिसको अगर हम थोड़ा टाइम दे तो नहीं मिलता है, बट आप लोग अगर टाइम दोगे तो बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स बन जाते हैं। इसलिए अब आप लोग मास्टर्स कर चुके हो, तो आप लोग भी अपने आप में कुछ अच्छे बच्चे हो। ठीक है, तो अपने सॉल्यूशन, अपनी चीज़ों पे विश्वास रखिए और कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ते जाइए। तो हम देखो यहीं से बोल देते हैं, अगर हमारे पास क्लियरिटी नहीं आ रही ना, तो ज़्यादातर चांसेस है कि वो हमारा 1-1 नहीं होगा मैप, क्योंकि हम आगे फॉरवर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो बताइए किसी को कोई डाउट है यहाँ तक का। और कोई। अब देखिए, हमारे पास एक चीज आती है कि 1-1 मैप हम लोग कब डिफाइन कर पाएंगे, किसी से एक सेट ए से बी पे, इफ एफ ए टू बी इज, तो स्टार बना दे रहे हैं, इज 1-1 मैप, देन इट इम्प्लाइज दैट, या हम लोग बोल सकते हैं कार्डिनलिटी ऑफ ए इज लेस देन आर इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। तो ए की कार्डिनलिटी क्या होगी, बी से कम होगी या उसके बराबर होगी। तो समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, कि अगर दो सेट हमारे पास है, तो अगर ए की कार्डिनलिटी बी से ज्यादा हो गई, तो हम 1-1 मैप कभी उस पर डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे। ये चीज समझ में आ रहा है सबको। ऑब्जर्व हो रहा है ना कि ऐसा कैसे हम लोग बोल पाएंगे, या इसको भी हम प्रूव करें, जनरल सा थिंकिंग है, बताइए आप लोग। हाँ, रैंक, रैंक तो हम मैट्रिक्स पे जाएंगे ना, उसके लिए पहले भी मैट्रिक्स पढ़ेंगे, रैंक पढ़ेंगे। हाँ बोलिए कैसे, जनरली कैसे देख सकते हैं। हाँ, जैसा कि हम लोग, वो तो हम कह ही रहे हैं, लेकिन तो देख कैसे रहे हैं, ये बताइए। ये तो हम तो कह ही रहे हैं कि अगर से एक ही कार्डिनलिटी बी से ज्यादा होगी तो 1-1 नहीं है, बट इसको देख कैसे रहे हैं। फिर उससे क्या दिक्कत होगा। 1-1 की कंडीशन को ब्रेक कर रहा है या फंक्शन की कंडीशन को।
हाँ, तो ये मैप ही नहीं होगा, फिर 1 1 तो छोड़ दो, दूर की बात है। समझ में आ रहा ना? इसके पास चप्पल ही नहीं तो जूते की बात ही छोड़ दो, जूते इसके पास हैं कि नहीं है। कि जैसे अगर आप जो ये कह रहे हैं, अगर जैसे फॉर एग्जांपल हम यहीं पे ले लेते हैं 1 2 3 4, ए बी सी, और मैं ऐसे 1 1 डिफाइन कर दिया, तो क्या बताइए इतने भर से ये फंक्शन हो गया? और एक अच्छा एग्जांपल मिल गया ना फंक्शन होने का। क्या बताइए ये फंक्शन है कि नहीं, पहले ये बताइए आप लोग। नहीं है ना? क्यों फंक्शन नहीं है? हाँ, 4 को मैप कर देते सी पे, बन जाएगा फंक्शन। हाँ, कार्डिनैलिटी ज्यादा होगी तो फंक्शन बन जाएगा, तो एकदम सही है, उससे हमको दिक्कत थोड़ी नहीं। हमने तो ऐसा कभी बोला ही नहीं कि कार्डिनैलिटी ज्यादा होगा तो फंक्शन नहीं बनेगा। हम 1 1 के लिए बोल रहे हैं कि कार्डिनैलिटी लेस देन आर इक्वल होनी चाहिए। फंक्शन की डिफिनीशन हमको ये बोलता है डोमेन का हर एलिमेंट को डोमेन से कनेक्टेड होना चाहिए। बट अगर जब आप 1 1 ले गए, देखो इस केस में अब देखो ये 1 1 नहीं है, ये तो सबको क्लियर है ना, बिकॉज देखो एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू एफ ऑफ 4 बन रहा है। दो एलिमेंट की सेम इमेज आ रही है जबकि वो दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो ये 1 1 नहीं है, यहाँ से ये दिख रहा है, बट अब ये फंक्शन है। अब हम क्या करते हैं, इसको 1 1 बनाते हैं। 1 1 बनाने का मतलब क्या करना होगा हमको, किसी एक एलिमेंट की इमेज को हटाना होगा। अब देखो यहाँ पे देखो 4 जुड़ा नहीं है किसी भी नंबर से, इस केस में अभी देखो ये 1 1 दिख रहा है, बट ये क्या है, फंक्शन ही नहीं है। अगर फंक्शन नहीं तो 1 1 की बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि हमेशा कार्डिनैलिटी क्या होनी चाहिए, ए की बी से कम होनी चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए 1 1 के लिए। ये समझ में आ रहा है सबको? बताइए। हाँ, अब हम लोग आते हैं काउंटिंग ऑफ 1 1 मैप। ये भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। अगर मान लो एक की कार्डिनैलिटी हमको दी है, दूसरे की दी है, तो 1 1 मैप कितने होंगे, जो कि पिछली बार CSIR एग्जाम में आया था ना। अभी क्वेश्चन हम सोचते हैं कैसा था, पहले हम लोग फार्मूला यूज करने का काम करते हैं। नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो सबको ये क्लियर हो गया ना कि क्यों हम लोग ऐसा करेंगे। अगर 1 1 मैप है तो कार्डिनैलिटी ऑफ ए लेस देन आर इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ बी होनी चाहिए। सभी को क्लियर है ना? अब देखिए आते हैं नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो क्लासेस चले ना अभी थोड़ा देर और। ठीक है। तो अगर देखो हम लोग क्या करते हैं, एक सेट ए डिफाइन करते हैं। ए में क्या कर रहे हैं हम लोग, A1 A2 डॉट डॉट AN, कुल n एलिमेंट्स रख रहे हैं। और एक सेट हम लोग बी डिफाइन कर रहे हैं, बी में B1 B2। सुदीप माइक ऑफ कर लीजिए। और एक हम क्या कर रहे हैं, BM डिफाइन कर रहे हैं। तो फिर क्या होगा, अब देखो यहाँ पे हमारे पास दो केसेज होंगे। इफ ऐसे हम लोग पहले यहाँ देखते हैं कार्डिनैलिटी ऑफ A इज इक्वल टू N हो एंड कार्डिनैलिटी ऑफ B इज इक्वल टू M हो। इफ N इज लेस देन M, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, जीरो फंक्शन। ठीक है, मतलब जीरो फंक्शन बनेगा हमारे पास। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा होगा सबको, फर्स्ट केस हो गया। अब दूसरा केस हमारे पास क्या हो गया, इफ n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू m, तो हमको क्या इंप्लाई करेगा। देखो 1 1 फंक्शन के लिए हमारे पास इमेज सेट में कितने एलिमेंट आएंगे पहले बताइए। एक मिनट, हमने उल्टा लिख दिया ना। अगर ये ग्रेटर देन m होगा तो जीरो होगा,
और लेस देन और एन के लिए हमको निकालना होगा ना। अभी सही है? हाँ, फार्मूला आप सही बता रहे हो, बट हमको ये सोचना कैसे है। देखो, क्योंकि एन क्या है, लेस देन आर इक्वल टू एम है, ठीक है। अगर एन लेस देन आर इक्वल टू एम है, तो मतलब इसमें से क्या करना होगा, पहले तो हमको एन एलिमेंट चूज करना होगा ना, जिन पे जाके ये मैप हो सकते हैं, यही होगा ना, बी एम में से। और अगर बताइए एम में से अगर एन एलिमेंट को चूज करना है, तो परमुटेशन में हम लोग कैसे करते थे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में एम में से एलिमेंट कैसे, एन एलिमेंट कैसे चूज करते हैं, एम सी एन करते हैं। हाँ, ये हो गया, ठीक है। अब हमारे पास देखो क्या हो गया, एन एलिमेंट एक चूज हो गया है। चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा फिर से इसको कंस्ट्रक्ट करने का काम करता हूँ। A1 A2 डॉट डॉट वन AN, इसको थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं। तो देखो हम यहाँ पे बनाते हैं A1 A2 डॉट डॉट वन AN। अब यहाँ पे हम लोग क्या बनाते हैं, B1 B2। अब देखो एन एलिमेंट हमने चूज किया, तो BN A1 बन गया हमारे पास। अब देखो वन के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं, ये कितने एलिमेंट पे जा सकते हैं, इंडिपेंडेंट अभी कितने एलिमेंट के लिए है, एन एलिमेंट के लिए देखो इंडिपेंडेंट है ना। देखो एन एलिमेंट को किसी, एन देखो यहाँ पे एन एलिमेंट हमने पहले निकाले हैं, तो अभी कितने एलिमेंट पे जा सकता है, एन एलिमेंट पे ना। ये क्लियर हो रहा है, बोलिए। हाँ, A1 एन एलिमेंट पे जा सकते, वही हमने बोला। और अगर A1 एन एलिमेंट में से किसी एक एलिमेंट को चूज कर लिया है रैंडमली, अगर हम कहते हैं BI को चूज कर लिया है, अब इसके पास कितने एलिमेंट बचे इस सेट में, B-1 ना। अब सॉरी N-1 एलिमेंट बचे हैं। अब देखो जो A2 जाएगा वो BI पे नहीं जा सकता, बिकॉज ये 1-1 को डिस्कार्ड कर देगा, 1-1 की कंडीशन को फेल करेगा। तो अब A2 क्या करेगा, N-1 एलिमेंट में से किसी एक एलिमेंट पे जाएगा। तो इसके लिए कितनी चॉइसेस हो गई, N-1। इसी तरीके से जब A3 पे जाएंगे, उसके लिए कितनी चॉइसेस होंगी, N-2। और ऐसे सो ऑन जब AN पे जाएंगे, इसके लिए N चॉइसेस होंगी। और अगर जब सारे मैप को हमको एक साथ में काउंट करना है, तो क्या होता है, प्रोडक्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, इंटू N इंटू N-2 डॉट डॉट सो ऑन इंटू 1। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, इज इक्वल टू MCN इंटू N फैक्टोरियल। इसमें बताओ किसी को कोई डाउट है कि कैसे फार्मूला बन रहा है, या विजुलाइज हो रहा है। हम्म, देखो A1 के पास यहाँ पे M चॉइसेस तो हैं, बट ये अगर मैं पूरे ए को मैप कराऊंगा, पहले तो हमको ये पता करना कि कितने एलिमेंट पे मैक्सिमम मैप हो पाएंगे। तो ये बताओ कितने एलिमेंट पे टोटल मैप हो पाएंगे मैक्सिमम, बताइए खुशी जी। एन एलिमेंट पे, तो मैंने क्या किया, पहले बी में से एन एलिमेंट को निकाल लिया, ठीक है। इसीलिए मैंने लगाया MCN, कि मतलब जितने भी प्रोसेस हो सकते हैं एन एलिमेंट को चूज करने का, वो हमने यहाँ पे रख दिया। और सबको एक साथ में करना, इसीलिए मल्टीप्लाई देखो हम कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले एन एलिमेंट को चूज किया, तो जो वो एन एलिमेंट चूज होके आए हैं वो ये हैं। इसको आप चाहो तो B' बना दो, ठीक है। ये एन एलिमेंट आए हैं। अब हमको क्या करना है, इस ए को इस B' पे मैप करना है 1-1 तरीके से। अब बताइए A1 के लिए कितनी चॉइसेस जाएंगी, तो अभी क्लियर हो रहा है ना। हाँ, अगर कहीं पे डाउट हो फिर से पूछ सकते हो आप। तो फॉर्मूला क्या है, MCN इंटू N फैक्टोरियल, ठीक है। कोई डाउट हो किसी को बताओ। तो हमने दो तीन चीजें देखी, 1-1 फंक्शन किस पे डिपेंड करता है, डोमेन पे ना। अब हम लोग आते हैं आंटू फंक्शन पे। आंटू फंक्शन, हाँ क्या हुआ सुधीर, रहने दें, सब यही बोल रहे हैं। अच्छा, आंटू फंक्शन की डिफिनीशन दे दें।
ठीक रहेगा? सभी लोग बता दीजिए। A function f from a to b is called onto map, onto map या onto function if, क्या होगा बताओ इसके आगे, कोई बता सकता है? हाँ, हाँ एकदम सही है। वो भी हम लोग बोल सकते हैं फॉर ऑल y बिलोंग टू b देयर एग्जिस्ट सम x बिलोंग टू a सच दैट f of x इज इक्वल टू y। ये क्या है हमारे पास? ऑन टू फंक्शन की डिफिनेशन। आया समझ में या नहीं बताइए आप लोग? ये आगे समझ में ना। और दूसरा हम लोग क्या बोल सकते हैं? इफ रेंज सेट ऑफ ए इज, हाँ थर्ड डिफिनेशन ये हमारे पास हो जाएगा, रेंज सेट ऑफ ए इज इक्वल टू बी हो जाए। और थर्ड हमारे पास क्या होगा? हाँ ग्राफ के थ्रू भी हो सकता है। फोर्थ डिफिनेशन हो जाएगा एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैज प्री इमेज। और कोई तरीका? फोर्थ हमारे पास क्या है? ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो देखो अगर हमको आंटू प्रूफ करना होगा, हम इतने में से कोई भी तरीका अगर दिखा देते तो हमारा काम बन जाएगा ना। तो अभी यहीं तक हम लोग ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, अब बताइए यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? तो आप लोगों के लिए एक छोटा सा वर्क है, क्योंकि वर्क तो अभी आप लोगों को मिल नहीं रहा है। तो देखो वन वन आंटू फंक्शन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आप लोगों को मिलता है, आप लोग आपस में शेयर कीजिए, ग्रुप में भेजिए या यहाँ पे पूछिए। ठीक है, और जितने फंक्शंस हमने पढ़ाया अभी आपको, उन सबको आप चेक कर सकते हो अगर फंक्शन के बारे में आपको पता है अच्छे से तो। अदरवाइज हम बाद में हर एक फंक्शन को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और उनके बारे में देखेंगे सारी प्रॉपर्टीज, वन वन आन टू, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एवरीथिंग, जितनी चीज़ें होती हैं पॉसिबल। तो भाई आज इतना ही रहने देते हैं। तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना? चलिए आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं।